नमस्कार। आज हमारे पास 12 जनवरी 2026 की कुछ बेहद ज़रूरी और दिलचस्प खबरें हैं और हम इन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। बिल्कुल। हम सामाजिक लक्ष्यों से लेकर न्यायिक नियुक्तियों तक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर देसी खेलों तक हर चीज़ के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। और आज की खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं है, ये भारत और दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रही हैं। एक तरफ हम दशकों पुरानी समस्याओं से निपट रहे हैं और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी की नींव रख रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहली खबर भारत के एक बड़े सामाजिक लक्ष्य से जुड़ी है। बाल विवाह जैसी प्रथा को खत्म करने से जुड़ाया गया। सरकार ने इस मोर्चे पर एक नया टारगेट सेट किया है ना? जी, सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर में 10% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। 10%? हाँ, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई अकेला टारगेट नहीं है। ये असल में बाल विवाह मुक्त भारत नाम के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। अच्छा। और इसका आखिरी लक्ष्य है 2030 तक इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना। ये सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG से भी जुड़ा है। तो ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जमीनी स्तर पे इसे लागू कैसे किया जाता है, क्योंकि ये तो एक बहुत गहरी सामाजिक समस्या है। देखिए, इसमें सिर्फ कानून का डर दिखाना काफी नहीं होता। हाँ। इस अभियान में कई चीजें शामिल हैं, जैसे स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना, स्थानीय समुदायों और पंचायत के नेताओं को शामिल करना और खासकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका कोई सफल उदाहरण है हमारे पास? हाँ, एक बेहतरीन उदाहरण हमें छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में देखने को मिला। वो जिला 2025 में ही भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया था। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो मतलब ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बालोद जिले का उदाहरण तो वाकई उम्मीद जगाता है। चलिए, सामाजिक सुधार से अब न्यायपालिका की तरफ चलते हैं। जी। उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक बड़ी नियुक्ति हुई है, वहाँ के हाल चले? जी, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वो इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे मतलब देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट में जज थे। जी। तो उनका अनुभव बहुत ज्यादा है। तो क्या इससे सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक बदलाव की तरह देखा जाए या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? मतलब इतने बड़े कोर्ट से किसी को एक छोटे कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाकर भेजना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये न्यायिक व्यवस्था में एक बड़े स्तर पर हो रहे बदलाव का संकेत है। अच्छा। हाँ, इसी दौरान जस्टिस सोमेन सेन केरल में, जस्टिस संगम कुमार साहू पटना में और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय में भी चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये नियुक्तियों में तेजी को दिखाता है। और दूसरा पहलू? दूसरा ये कि जस्टिस गुप्ता जैसे अनुभवी जज का उत्तराखंड आना वहां के केस मैनेजमेंट और मामलों के निपटारे में तेजी ला सकता है। अक्सर अनुभवी जजों को उन जगहों पर भेजा जाता है जहां उनके प्रशासनिक कौशल की ज्यादा जरूरत होती है। समझ गया। मतलब ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि एक सोची समझी न्यायिक रणनीति का हिस्सा है। जी। चलिए अब कुछ हल्का फुल्का लेकिन उतना ही जरूरी। आधार सेवाओं के लिए एक नया शुभंकर यानी मैस्कॉट लॉन्च हुआ है। हाँ, और इसका नाम है उदय। ये सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं है। इसका असली मकसद है सरकार और नागरिकों के बीच के संवाद को आसान बनाना। क्या है कि आधार का पूरा सिस्टम, जिसमें एनरोलमेंट से लेकर पता अपडेट करना या शिकायत दर्ज करना, काफी जटिल हो सकता है आम लोगों के लिए। तो उदय इसमें कैसे मदद करेगा? क्या ये सिर्फ वेबसाइट पर दिखने वाला एक चेहरा होगा? नहीं, इसका रोल उससे कहीं बड़ा है। उदय को एक तरह से वर्चुअल असिस्टेंट की तरह डिजाइन किया गया है। वो लोगों को आसान भाषा में प्रक्रियाएं समझाएगा, हेल्पलाइन की जानकारी देगा और सबसे जरूरी, आधार से जुड़ी गलत सूचनाओं और अफवाहों को कम करेगा। मतलब ये भरोसा बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। डिजिटल गवर्नेंस में लोगों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी होता है और उदय जैसे शुभंकर इस काम में बहुत मददगार साबित होते हैं। सही बात है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी इस बार किसके पास गई है? ये जिम्मेदारी साइप्रस ने संभाली है। साइप्रस? हाँ, EU काउंसिल की ये प्रेसिडेंसी हर 6 महीने में रोटेशन के हिसाब से बदलती रहती है। तो साइप्रस के पास ये 1 जनवरी से 30 जून 2026 तक रहेगी। साइप्रस तो एक छोटा देश है, तो उसके लिए इस प्रेसिडेंसी के क्या मायने हैं? क्या वो वाकई EU की बड़ी नीतियों पर कोई असर डाल सकता है
या ये सिर्फ एक औपचारिक भूमिका है? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, हालांकि बड़े देश जैसे जर्मनी या फ्रांस का दबदबा ज्यादा होता है, लेकिन प्रेसिडेंसी के दौरान छोटे देश भी एजेंडा तय कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? वो मीटिंग्स की मेजबानी करते हैं और उन मुद्दों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो उनके लिए खास है, जैसे कि भूमध्य सागर में सुरक्षा या पर्यटन। तो ये साइप्रस के लिए अपनी वैश्विक पहचान मजबूत करने और अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका है। दिलचस्प। अब वापस भारत आते हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बहुत अच्छी पहल पर नजर डालते हैं। गुजरात में आशा वैन नाम की एक मोबाइल यूनिट शुरू की गई है। ये क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए ये आशा वैन लॉन्च की है। ये एक तरह का चलता फिरता स्क्रीनिंग सेंटर है। चलता फिरता स्क्रीनिंग सेंटर? जी, और इसका मुख्य फोकस ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों पर है, जहां अक्सर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती। ये पहल दिखाती है कि सरकार अब इलाज से ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी को होने से रोकने पर फोकस कर रही है। लेकिन ऐसी मोबाइल यूनिट्स को चलाने में जमीनी स्तर पर क्या चुनौतियां आती होंगी? सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों को स्क्रीनिंग के लिए राजी करना। हाँ, वो तो है। कई बार जानकारी की कमी या डर की वजह से लोग आगे नहीं आते। इसलिए आशा वैन के साथ सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही नहीं, बल्कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स भी होते हैं जो लोगों को इसका महत्व समझाते हैं। और लॉजिस्टिक्स? हाँ, वो दूसरी चुनौती है, रेगुलर मेंटेनेंस और दूर दराज के गांवों तक पहुंचना। पर अगर इन चुनौतियों से निपट लिया जाए तो ये पहल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प खबर की ओर बढ़ते हैं जो टेक्नोलॉजी और कानून व्यवस्था से जुड़ी है। पुलिस फोर्स की एक रैंकिंग में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। ये किस बारे में है? ये ICJS 2.0 की रैंकिंग है। ICJS का पूरा नाम है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कानून व्यवस्था के सभी हिस्सों, पुलिस, अदालत, जेल और प्रोसिक्यूशन को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इसका एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? क्या इससे न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज होती है? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, पहले FIR की कॉपी पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक कागज पर जाती थी, जिसमें समय लगता था। बहुत समय लगता था और गलती की गुंजाइश भी होती थी। अब ICJS के जरिए FIR दर्ज होते ही उसकी डिजिटल कॉपी जज और सरकारी वकील के पास तुरंत पहुंच जाती है। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और तेजी भी। और उत्तराखंड इसमें नंबर 1 है। जी, उत्तराखंड का पहले नंबर पे आना दिखाता है कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतर तरीके से अपनाया है। इस रैंकिंग में हरियाणा दूसरे और असम तीसरे स्थान पर है। टेक्नोलॉजी से शासन में सुधार का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब टेक्नोलॉजी से संस्कृति और भाषा की दुनिया में चलते हैं। नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। जी, यह भारतीय भाषाओं पर 30वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया। इस कार्यक्रम की थीम थी भाषाई विविधता, हमारी सभ्यता की विरासत और एकता। इसमें सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भाषाविद और विद्वान शामिल हुए। आज के दौर में जहां अंग्रेजी का दबदबा बढ़ता जा रहा है, इस तरह के सम्मेलनों की क्या अहमियत है? क्या ये सिर्फ हमारी भाषाओं को बचाने की कोशिश है या इसका कोई और बड़ा मकसद है? ये सिर्फ बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि हमारी भाषाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की भी कोशिश है। मतलब इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारतीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे उनका अनुवाद आसान बनाया जा सकता है और कैसे नई पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ा जा सकता है। सही है। तो ये हमारी भाषाई धरोहर को एक वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये सुनकर अच्छा लगा। अब भाषा और संस्कृति से सीधे रक्षा और जियोपॉलिटिक्स की ओर। खाड़ी देशों में गल्फ शील्ड 2016 नाम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। जी, यह सऊदी अरब में हो रहा है और ये खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। GCC, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, हाँ, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं और ये इस क्षेत्र के सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक हैं। तो क्या ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज है या इस वक्त खाड़ी में चल रहे किसी खास तनाव की वजह से इसकी अहमियत बढ़ गई है? ये एक बेहतरीन सवाल है। वैसे तो ये एक नियमित अभ्यास है, लेकिन इस बार इसका पैमाना और इसमें इस्तेमाल हो रही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वो दिखाती है कि GCC देश
क्षेत्रीय अस्थिरता, खासकर ईरान के बढ़ते ड्रोन खतरे को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। तो ये एक संदेश भी है? बिल्कुल, यह अभ्यास सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं बल्कि दुश्मन देशों के लिए एक साफ जियोपॉलिटिकल संदेश भी है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हैं। समझ गया, यानी ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, पावर प्ले भी है। चलिए अब युद्ध के मैदान से खेल के मैदान की ओर चलते हैं। भारत के एक जाने माने एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है। जी, मध्य दूरी के धावक जिनसन जॉनसन ने एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया है। वो मुख्य रूप से 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए संन्यास का फैसला बहुत बड़ा होता है। जिनसन जॉनसन अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़कर जा रहे हैं? उनकी विरासत है निरंतरता और जुझारूपन। उन्होंने चोटों से जूझने के बाद भी कई बार शानदार वापसी की। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। वो युवा एथलीट्स के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे मेहनत और लगन से राष्ट्रीय स्तर पर सालों तक टॉप पर बना रहा जा सकता है। बिल्कुल। अब एक और रैंकिंग की बात करते हैं जो भारत के शहरों से जुड़ी है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छे शहर के तौर पर किसे चुना गया है? ये अवतार टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट है और इसमें बेंगलुरु ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है। फिर से बेंगलुरु? हाँ, चेन्नई दूसरे नंबर पर है और पुणे, हैदराबाद और मुंबई भी टॉप 5 में शामिल हैं। ये दिलचस्प है कि टॉप के ज्यादातर शहर दक्षिण या पश्चिम भारत से हैं। ये रैंकिंग किन पैमानों पर तय की जाती है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा के बारे में है? नहीं, इसमें कई चीजें देखी जाती हैं। सुरक्षा एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर, सार्वजनिक परिवहन कितना सुलभ और सुरक्षित है और शहर का ओवरऑल माहौल कितना समावेशी है, ये सब भी देखा जाता है। तो ये शहर एक बेहतर इकोसिस्टम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये दूसरे शहरों के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है। और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। ये डीप टेक आखिर है क्या? देखिए, डीप टेक उन टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो मौलिक वैज्ञानिक खोजों या इंजीनियरिंग इनोवेशन पर आधारित होती हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक नया ऐप बनाने जैसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी चीजों की जो पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती हैं। तो इसके लिए एक अलग पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डीप टेक स्टार्टअप्स को लैब से मार्केट तक आने में 10-15 साल और भारी भरकम निवेश लगता है, जो आम स्टार्टअप के बस की बात नहीं। बिल्कुल, तमिलनाडु की ये पॉलिसी उसी गैप को भरने की कोशिश कर रही है। इसमें रिसर्च को कमर्शियल प्रोडक्ट में बदलने के लिए फंडिंग, पेटेंट फाइल करने में मदद और एक पूरा इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये भारत को सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री से निकालकर एक इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये वाकई एक दूरदर्शी कदम लगता है। चलिए अब एविएशन सेक्टर की बात करते हैं। भारत की एक नई एयरलाइन आकाशा एयर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बन गई है। जी, आकाशा एयर अब IAT यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सदस्य बन गई है। IAT? हाँ, ये दुनिया की सैकड़ों एयरलाइंस का एक वैश्विक संघ है जो इंडस्ट्री के लिए नियम और मानक तय करता है। एक आम यात्री के लिए किसी एयरलाइन के IAT का सदस्य होने से क्या कोई फर्क पड़ता है? सीधे तौर पर शायद नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत फर्क पड़ता है। IATA की सदस्यता से आकाशा एयर को वैश्विक मानकों को अपनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी सुरक्षा और संचालन की प्रक्रियाएं बेहतर होती हैं। अच्छा। और इससे उन्हें दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप करने में आसानी होती है, जिससे भविष्य में यात्रियों को ज्यादा कनेक्टिंग फ्लाइट्स के विकल्प मिल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। अब कुछ ऐसी खबर है जिससे सुनकर खाने पीने के शौकीनों को मजा आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के कई प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। हाँ, और एक दो नहीं बल्कि कुल 7 प्रोडक्ट्स को। 7? जी, इस लिस्ट में नोलन घुरेड संदेश जैसी मिठाई, बारीपुर का अमरूद, कामापुकुर का सफेद बौंदे, छाना बोड़ा, मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल चावल और निस्तारी सिल्क यान शामिल हैं। एक साथ 7 GI टैग, ये तो कमाल है। कानूनी सुरक्षा के अलावा इस टैग से स्थानीय कारीगरों और किसानों को जमीनी स्तर पर कैसे फायदा होता है? देखिए, GI टैग एक तरह से क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट है। इससे इन प्रोडक्ट्स के ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। अब कोई और नोलन गुलेर संदेश के नाम से नकली मिठाई नहीं बेच सकता। इससे कारीगरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलती है और उनकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचती है। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। बिल्कुल, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक रूप से भी मजबूत करता है।
और चलिए आज की आखिरी खबर पर आते हैं जो खेल जगत से है। जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का नतीजा आ गया है। जी, ये 44वीं चैंपियनशिप थी जो बेंगलुरु में हुई। लड़कों के फाइनल में मेजबान कर्नाटक ने महाराष्ट्र को 35-30 के एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। अच्छा लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, इसमें और क्या दिलचस्प है? दिलचस्प ये है कि लड़कियों के वर्ग में बाजी पलट गई और वहां महाराष्ट्र चैंपियन बना। अरे वाह, यह दिखाता है कि इन दोनों राज्यों में खो खो का खेल कितने ऊंचे स्तर पर खेला जाता है और दोनों के बीच कितनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। सही बात है। और ये देखकर अच्छा लगता है कि क्रिकेट के अलावा हमारे पारंपरिक खेलों को भी इतना बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थे 12 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना जो bank.in डोमेन पर शिफ्ट हो गया? Which was the first public sector bank to shift to the bank.in डोमेन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।